इंजीनियर एच राज क्लासेस पर आपका स्वागत है और हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो समय को बिना बर्बाद करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न पर निम्न में कौन सस्त्रिप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपको बता दो कि सस्त्रिप्त हाइड्रोकार्बन का जो होता है CnH2n+2 CnH2n+2 और आपको बता दो कि एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो एल्कीन आपका जो होता है सस्त्रिप्त होता है और एल्केन आपका सस्त्रिप्त होता है। एल्कीन और एल्काइन आपका असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। ये दोनों जो हो गया आपका असंतृप्त हो गया, असंतृप्त, और ये जो हो गया आपका संतृप्त हो गया, एल्केन संतृप्त हो गया, ये दोनों असंतृप्त होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, एथिलीन का यूपिक नाम क्या है? तो आपको बता दो कि एथिलीन का यूपिक नाम जो है एथीन होगा। एथिलीन का यूपिक नाम जो होगा एथीन होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मेंडलीव की आवार सारणी की एक कमी क्या थी? तो मेंडलीव की आवार सारणी की एक कमी थी, इसमें हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना गलत हो जाएगा, Ci को उचित स्थान देना गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं देना। मेंडलीव जो था हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाया था क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्षार धातु में, हाइड्रोजन जो है क्षार धातु यानी कि पहला ग्रुप और एल्काइल ग्रुप यानी कि 17वां ग्रुप में के साथ इसका गुण मैच करता था। इसीलिए मेंडलीव ने इसका सही स्थान नहीं ढूंढ पाए, मेंडलीव इसका सही स्थान नहीं ढूंढ पाए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन 17वां ग्रुप है और क्षार धातु जो है पहला ग्रुप है। हाइड्रोजन का गुण जो मैच करता है दोनों से मैच करता है। अगला नंबर प्रश्न है, अष्टक्स का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपको बता दो कि अष्टक्स का नियम जो था आपका न्यूलेंस ने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलेंस ने दिया था। ड्रोबेनियर तीर्थ सिद्धांत दिया था। ड्रोबेनियम क्या दिया था? तीर्थ सिद्धांत दिया था। अष्टक का नियम जो है संगीत के स्वर पर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा पर। न्यूलेंस ने संगीत के स्वर पर खोज किया था, सा रे गा मा पा धा नी सा पर। न्यूलेंस का जो नियम होता है कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलेंस का नियम किस में लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलेंस ने ही बताया था कि न्यूलेंस ने परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजाया था और इसका जो परमाणु द्रव्यमान था आरोही क्रम में सजाया था और इसने न्यूलेंस का अष्टक नियम दिया था। इसका जो था हाइड्रोजन से शुरू करके न्यूलेंस हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम पर समाप्त किया था। हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम पर समाप्त किया था। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूँ, लिथियम से लेकर सोडियम तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका परमाणु संख्या 3 है और इसका परमाणु संख्या 11 है, तो इसका गैप जो है 8 है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, बेरिलियम इसका परमाणु संख्या 4 होता है और यहाँ पे मैग्नीशियम, तो यहाँ पर इसका गैप देख सकते हैं 8। तो पहला का गुण 8वें से मैच करता है, संगीत के संगीत स्वर पर इसका इन्होंने बैठाया था। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा न्यूलेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? तो आपको बता दो ऑप्शन नंबर ए SO2, ऑप्शन नंबर बी Na2O, ऑप्शन नंबर सी Al2O3, ऑप्शन नंबर डी NO2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दो कि Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह क्षारीय ऑक्साइड है, यह एक अधिक क्षारीय है, आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है आपका तमिलनाडु में है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। आपको बता दो कि नौरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है। नौरौरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कर्नाटक में कैगा होगा, याद रखिएगा, कर्नाटक में कैगा होगा, उत्तर प्रदेश में नौरौरा होगा और गुजरात में जो हो जाएगा आपका काकरापरा गुजरात, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नौरौरा, तमिलनाडु में याद रखिएगा कल्पक्कम और कर्नाटक में कैगा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, घरेलू LPG प्रमुख अवयव है। तो याद रखिएगा घरेलू LPG प्रमुख अवयव है ब्यूटेन का, घरेलू LPG इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन हो जाएगा। मीथेन का सूत्र NH4 होता है, या एक NH4 होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत बताएं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको बता दो कि अनवीकरणीय स्रोत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अनवीकरणीय स्रोत में कुछ उदाहरण है, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये अनवीकरणीय स्रोत है। आपको बता दो नवीकरणीय स्रोत में हो जाएगा सौर ऊर्जा, जल, हवा इत्यादि।
तो नवीकरणीय स्रोत जो समाप्त नहीं हो, अनवीकरणीय स्रोत जो समाप्त हो, जैसे कि कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, तो ये सब समाप्त होने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन में क्वेश्चन में कर रहा है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत बताइए। तो यहाँ 2 कोयला और पेट्रोलियम एक साथ है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बता दो, शोषण संयोजन अभिक्रिया गलत है, उपचयन अभिक्रिया गलत है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया गलत है। इसका सही उत्तर उपचयन हो जाएगा। तो शोषण एक उपचयन अभिक्रिया है। शोषण के बारे में बता दो कि C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, इसका रासायनिक अभिक्रिया आप लोग याद कर सकते हैं। तो शोषण की रासायनिक अभिक्रिया 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक वैद्युत सहसंयोजक कहलाते हैं। इसे आयनिक यौगिक भी कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण को वैद्युत सहसंयोजक कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन से अपघटन की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, आपको बता दो कि A प्लस बी AB होगा तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अगर AB जो है A प्लस बी बनाएगा तो आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए H2 प्लस, तो यहाँ पे A प्लस बी AB बनाया है, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं AB को बना दिया A प्लस बी, यानी 2KClO2 को KCl प्लस 3O2 बनाया है, यानी कि एक से टूट के 2 का निर्माण हुआ है। तो 2 का टूट के निर्माण हुआ है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें टोट्रिक अम्ल पाया जाता है? निम्नलिखित में सब टोट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो संतरा गलत है, इसका संतरा गलत है, इमली गलत है, टमाटर, इसका टोट्रिक अम्ल, इमली सही है, संतरा गलत है, टमाटर गलत है, सिरका गलत है। संतरा में ऑक्जेलिकल अम्ल पाया जाता है, इमली में टोट्रिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी आपका सही है, इमली हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टोट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिकल अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम बताइए। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आपको बता दूं, CaOH2 के होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना के पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बिना बुझा हुआ चूना के पूछता है तो ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन पूछ रहा है कि बुझा हुआ चूना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, CaOH2 के होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम आवार सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो आपको बता दो कि मैग्नीशियम आवार सारणी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समूह 2 का सदस्य है। याद रखिएगा, आवर्त में आवार 7 होते हैं, समूह जो होते हैं 18 होते हैं। आधुनिक आवार सारणी यानी मोसले ने आधुनिक आवार सारणी जो दिया था 1913 में दिया था। तो मैग्नीशियम आवार सारणी के किस समूह में है? तो आपको बता दो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समूह 2 में। याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, आवार सारणी में कितने आवार्त होते हैं? तो अभी हमने बताया कि आवार्त जो होते हैं, आवार 7 हो जाते हैं और समूह 18 होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो याद रखिएगा, जल संचयन की प्राचीन विधि इरिस नहीं है, इसका राइट आंसर इरिस हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य था। टिहरी बांध का निर्माण का बिजली उत्पादन में, भूमि सिंचाई में, जल आपूर्ति में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टिहरी बांध के बारे में आपको बता दो, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। यह 261 मीटर ऊंचा है, 261 मीटर ऊंचा है। यह भागीरथी नदी पर है, तो याद रखिएगा, टिहरी बांध जो है इसका 261 मीटर ऊंचा है, यह उत्तराखंड में है और यह भागीरथी नदी पर है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा पुनः उपयोग है, पुनः चक्रण है, कमी है, इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। आपको पता होगा कि 5 आर आप लोग जानते होंगे, तो 5 आर के अनुसार ही इसका राइट आंसर चारों हो जाएगा। 5 आर में आपको बता दूं कि 5 आर में जो होता है रिड्यूस होता है। याद रखिएगा, रिड्यूस होता है। पहला नंबर रिफ्यूज होता है, याद रखिएगा, पहला नंबर रिफ्यूज होता है, दूसरा नंबर रिड्यूस होता है, तीसरा नंबर रीयूज होता है,
चौथा नंबर रिपोज होता है और पांचवा नंबर जो हो गया आपका रिसाइकल होता है। तो याद कीजिएगा, पहला नंबर रिफ्यूज होता है, दूसरा नंबर रिड्यूस हो गया, तीसरा नंबर रीयूज होता है और चौथा नंबर रिप्यूज होता है और पांचवा नंबर रिसाइकल होता है। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कौन है? तो आपको बता दूं, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन जो है, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन वन हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वन हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में आपका सूर्य हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, और नवीकरणीय में आपका पेट्रोलियम और कोयला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो याद रखिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। इसका सही सूत्र जो हो जाएगा NH4 हो जाएगा। तो बायोगैस का मुख्य घटक याद रखिएगा मीथेन होगा। इसका राइट आंसर मीथेन होगा। अगला नंबर प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर होता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पेप्टिक अल्सर जो होता है लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। अब जब अमाशय में जो होता है, आप जब लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो अमाशय की दीवारों पर जो होती है घाव की छोटी छोटी गोले जैसी उभर आती है, उसे ही हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। यह जो होता है ज़्यादा देर भूखे, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं और प्रतिदिन मतलब रेगुलर आप जो है लंबे समय तक भूखे रहिएगा तो आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावना है, जो अमाशय में एक घाव की तरह होता है। अगला नंबर प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, किरणों के समूह को हम लोग प्रकाशपुंज, किरणपुंज यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों कहते हैं। तो किरणों के समूह कैसे कहते हैं? किरणों के यही किरणों का समूह है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशपुंज और किरणपुंज दोनों कहते हैं। चलिए, ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो।